हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्स सीरीज़ में क्लास नंबर 46। इससे पहले मैं 45 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके को स्टार्टिंग से शुरू करा है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही जो हमारा जीएस का थ्योरी पार्ट है वो कवर होने वाला है। और इस सीरीज़ के बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो आप हमारी क्लासेस से जुड़े रहिएगा। साथ ही ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो संविधान का भाग 20 है, इसमें संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे का निर्माण करते हैं। केशवानंद भारती केस 1973। संविधान के जो मूल ढांचा है उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति केशवानंद भारती मामले 1973 में हुई। आगे के जो मामले हैं उनमें इसका विकास हुआ था। न्यायिक, ये इसमें क्या क्या आता है? न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की सर्वोच्चता। ओके, ये इसके अंतर्गत आते हैं संविधान के मूल ढांचे के। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा। इसे किसी भी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की बोर्ड सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति को अपनी सहमति आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति हैं वो उनको अपनी सहमति देनी होगी। ओके, यहाँ कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, देनी होगी। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के मामले में वीटो की अनुमति नहीं है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है संशोधन के प्रकार। नंबर 1, संसद के साधारण बहुमत से। ओके, यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। जो संसद का जो साधारण बहुमत है इसमें क्या है, जो अनुच्छेद है वो 368 के जो दायरे हैं उनसे बाहर है और इसमें इस तरह संशोधन किया जाता है जैसे समान कानून पारित किए जाते हैं। नंबर 2 है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3। ओके, बहुमत की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 के अनुसार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 3 पर है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन। यह राजनीति के संघीय ढांचे से संबंधित है। संशोधन संसद का विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा राज्य अनुसमर्थन। ओके, साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान दिए गए हैं। नए राज्य का प्रवेश। ओके, जिसमें क्या क्या शामिल है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन, सीमाओं, क्षेत्रों, राज्यों के नाम में परिवर्तन, दूसरी अनुसूची, 5वीं 6वीं अनुसूची। संसद में कोरम, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन दिया गया है। और आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव, केंद्र शासित प्रदेश, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। ओके, ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान हैं, ये इनके अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है विशेष बहुमत से संशोधित प्रावधान, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। विशेष बहुमत कम से कम आधे राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित प्रावधान कौन कौन है? जैसे इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आता है, उसका तरीका जो है, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 368, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ, ओके, यहाँ पर विधायी शक्तियाँ का वितरण और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ, ओके, अलग अलग टिप्पणियाँ किस किसने दी। तो संशोधन प्रक्रिया की यह विविधता, यहाँ पर विविधता होगा, ओके, सॉरी, विविधता बुद्धिमान है लेकिन दुर्बल रूप से पाई जाती है, ये किसी विलियर ने इस पर टिप्पणी की थी। कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन है, ये किसने कहा? तो किसी विलियर ने, ओके, विलियर। इधर है संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान की सबसे कुशल परिकल्पित पहलुओं में से एक साबित किया। हालांकि यह जटिल प्रतीत होता है, यह मात्र विविधतापूर्वक और विविधतापूर्वक है, ये किसने कहा? तो ग्रेन विले ऑस्टिन ने, ध्यान रखिएगा, ओके, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं हाल के जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको देखते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2015 में हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2016 में हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर GST, ओके। और 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया था इन लोगों को। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में हुआ था। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की जो सीटें हैं उनके सीट थी, उनके आरक्षण की समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में हुआ था। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो पहचान करने की जो राज्य सरकार की शक्ति थी उसको बहाल कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, ध्यान रखेगा, 106वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है ये हमारी मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आज हम करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में बात। सबसे पहले बाबर जो 1526 से 1523 तक रहता है। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। ये डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और मुगल वंश की स्थापना की गई बाबर के द्वारा। इसका जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उपाधि ग्रहण की गई थी पादशाह की, ध्यान रखिएगा। बाबर उज्बेकिस्तान से था और स्वयं को तैमूर, जो पिता की ओर से तैमूर और माँ की ओर से चंगेज खां का वंशज मानता था। जब वह 12 वर्ष का था तो वह 1494 में, ओके, फरगना का शासक बन गया था। एक अन्य मंगोल समूह उज़्बेकों के आक्रमण के बाद उसे अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा बाबर को। उसने 1504 में काबुल में विजय प्राप्त की थी, ओके, कब? तो 1504, याद रखिएगा। वह युद्ध में बारूद का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। बाबर की लड़ाइयाँ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। 1527 में खानवा की लड़ाई, इसने खानवा में मेवाड़ के जो राणा सागा थे उनको हराया था।
1528 में चंदेरी की लड़ाई हुई थी। इसने चंदेरी के मेदानी राय को हराया था। मेदनी राय को ध्यान रखिएगा, ओके, चंदेरी के जो राजा थे। 1529 में घाघरा की लड़ाई, ये डेट याद रखिएगा, घाघरा की लड़ाई इसने अफगानों महमूद लोदी को हराया था। 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, जहां पहले इसकी कब्र रखी गई, और लेकिन जो अब है वो कहाँ है, काबुल में स्थित है इसकी कब्र, ध्यान रखिएगा। बाबर की आत्मकथा तुज़ुक ए वावरी तुर्की भाषा में थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जिसका नाम बाबरनामा रखा गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इससे संबंधित जो भी पॉइंट है अंग्रेजी में, और ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजी और फारसी भाषा में अनुवाद किस किसने किया था, और बाबर की बुक तुज़ुक ए बाबरी, ओके। नेक्स्ट, शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। शेर शाह की जब मृत्यु होगी उसके बाद इसने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और दिल्ली में दीन पन्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी जो 1540 से यहाँ पर यहाँ पर होगा 45, ओके, 1540 से 1545 तक रहता है। मूल नाम इसका क्या था, तो फरीद खां। यह सासाराम बिहार के जागीरदार हसन खान का पुत्र था। शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की जागीर इसे सौंप दी थी। शेर शाह सूरी के युद्ध, ओके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1539 ईस्वी में इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और फिर शेर शाह की उपाधि धारण की। 1539, ओके। 1540 ईस्वी में इसने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और कन्नौज को अपनी राजधानी अपने अधीन कर लिया, ओके। 1540 में इसने रुपया को सिक्के के रूप में प्रचलित किया और पूरे साम्राज्य में मानक बाट और माप तय किए। इसने ग्रांड ट्रंक रोड चटगांव बांग्लादेश से पेशावर तक बनवाया। शेर शाह की भू राजस्व प्रणाली, इसके तहत भूमि की माप की जाती थी और औसत भूमि का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में तय किया जाता था, ओके। किसानों को पट्टा, स्वामित्व पत्र और कबूलियत समझौता पत्र दिया गया, ओके, शेर शाह सूरी के समय, जिसमें किसानों के अधिकार और कर तय किए गए थे। जमींदारी को हटा दिया गया और सीधे कर वसूला जाने लगा। मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त करते समय हुई थी शेर शाह सूरी की। दफन सासाराम बिहार में, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट अकबर आता है, जो 1556 से 1605 तक रहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं वही चीज़ें करा रही हूँ, ओके। वैसे तो थ्योरी पार्ट बहुत है इसका। मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक, हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका पूरा नाम अबुल फजल जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है, ये हुमायूं का पुत्र था। 13 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर में सिंहासन पर बैठा। इसका संरक्षण जो शिक्षक था वो कौन था, बैरम खान, ध्यान रखिएगा, जिसने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना को जीत दिलाई थी, बैरम खान ने। और हेमू मोहम्मद आदिल शाह का जो हिंदू सेनापति था, जिसका नाम क्या था, हेमू, के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू को हराकर मार दिया गया। अकबर ने जहां भी संभव हुआ राजपूतों का दिल जीतने का प्रयास किया और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में सम्मिलित कर उन्हें मुगल कुलीनों में सम्मान दिया। यानी कि जो अकबर जहाँ तक संभव हो पाया उसने क्या किया, राजपूतों का विश्वास जीत लिया और उनको क्या किया, मुगल सेना में सम्मान दिया, ओके, और उनको सम्मिलित कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576
राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। राणा प्रताप हार गए, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर द्वारा घोषित नया धर्म दीन ए इलाही 1581, यह विभिन्न धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी के मूल्य और शिक्षाओं के समन्वय पर आधारित था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, जिसका नाम क्या था, बीरबल, ध्यान रखिएगा, जिसने इस धर्म को माना। ओके, यानी कि जिस धर्म को स्वीकार कर लिया। अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला उसने सलीम चिश्ती, एक सूफी संत के सम्मान में 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। अपना दरबार आगरा से यहाँ स्थानांतरित किया। आगरा का किला है जो 1565 में, लाहौर किला 1566 में, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है 1573 में, गुजरात अभियान पर अपनी जीत की याद में इलाहाबाद किला 1585 में इसने बनवाया था। ये सभी ध्यान रखिएगा। आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, ठीक है, और जो इलाहाबाद किला है, ये सभी अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। 1569 में अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर। 1571 में अकबर ने राजधानी आगरा से सीकरी स्थानांतरित की। 1585 में जो राजधानी थी सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की गई थी। 1598 में राजधानी लाहौर से आगरा स्थानांतरित की गई थी। ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्न, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे, बहुत ही कुशल थे अलग अलग चीज़ों में। बीरबल, ये जो प्रशासक था, ओके, सबसे पहले कौन आता है, बीरबल, जो अकबर का घनिष्ठ मित्र भी था। अबुल फजल विद्वान एवं राजनेता थे। फैजी, अबुल फजल के भाई, विद्वान राजनेता ये भी थे। टोडरमल, वित्त मंत्री, दहसाला बंदोबस्त के अध्यक्ष थे। फकीर अजियाओ मानसिंह, ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, इनमें से कोई 3 नाम दे देगा और एक किसी और का दे देगा, तो आपको ये 9 नाम याद रखने हैं। तानसेन, ये संगीतज्ञ थे। और अब्दुल रहीम खान खाना, ये हिंदी कवि थे। मुल्ला दो प्यासा, यहाँ पर मुल्ला नहीं होगा, मुल्ला दो प्यासा, ये भी अकबर के दरबार में थे। नवरत्न, अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उनमें से एक थे मुल्ला दो प्यासा। ओके। यहाँ है जियोग्राफी, ओके, भूगोल में महादेव, कॉन्टिनेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले कौन, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर लास्ट में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये कौन से क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट है ये जनसंख्या के आधार पर, सबसे पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, ये भी घटते क्रम में है। ओके, तो आप इनका क्रम ध्यान रखिएगा। महाद्वीप हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अलग अलग डायरेक्शन में। जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस। ओके, एक एक करके हम सभी कंट्री और उनकी जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया यह विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, ध्यान रखिएगा, विश्व में। राजधानी नुसंतारा, ओके, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। पूर्व राजधानी क्या थी, जकार्ता, पूर्व। इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीप हैं। सुमात्रा, जो सभी में सबसे बड़ा है, सुमात्रा, काली मंतन, सुलेवासी, जावा और पापुआ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इधर ये कंट्री दी गई हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये डबल पेज ऐड हो गया है। वियतनाम, जो इसी के अंतर्गत आता है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। ध्यान रखिएगा। मलेशिया की कुआलालंपुर, थाईलैंड की बैंकॉक, फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके, म्यांमार की नेपिडा, और इधर है लाओस की राजधानी क्या है, तो वियंती यानी ये लाओस की राजधानी है। ओके, यह एक स्थल रुद्ध देश है
की सीमाएं केवल भूमि से घिरी हुई हैं, कोई महासागर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। फिलीपींस की राजधानी कंबोडिया, जिसकी राजधानी क्या है, नो पनहे, यहाँ पर पनहे होगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मलक्का जो जल मरुमध्य है, ये यदि ये इसके बारे में जानते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का जो भाग है, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर जो हिंद महासागर का भाग है, ये इनको जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तथा मलेशिया और इंडोनेशिया को विभाजित करता है। ये दोनों जो दक्षिण चीन सागर है और कौन है, अंडमान सागर। सूडान जल मरुमध्य है, जो यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तथा इंडोनेशिया की सुमात्रा और जावा द्वीपों को विभाजित भी करता है, ध्यान रखिएगा। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है ये। ओके, नेक्स्ट, पूर्वी एशिया, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो चीन है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, ताइवान, पीली सागर और कुरेल द्वीप, याद रखिएगा। पीली सागर और कुरेल द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी राजधानी और वो देखते हैं। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग। ओके, ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। होंगशू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ओके, जापान का। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, यह उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर कोरिया राजधानी प्योंगयांग, ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, वह चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है। ताइवान राजधानी ताइपी, कुरिल द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी एशिया के, और यह द्वीप जापान और रूस के बीच क्षेत्रीय विवाद का विषय है। पीली सागर, यह मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है, प्रायद्वीप के। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा स्टैटिक जीके में है। महत्वपूर्ण दिवस सितंबर और अक्टूबर, ये 2 मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको करेंगे। 1 से 7 जो सितंबर है, इसमें राष्ट्रीय पोशाक दिवस मनाया जाता है। 5 को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और शिक्षक दिवस, ध्यान रखिएगा। भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जन्म तिथि के सम्मान में मनाया जाता है। आपको बताना है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी सन बतानी है। ओके, 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हिंदी दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 15 को जो 15 सितंबर है, इसको अभियंता दिवस, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन सम्मेलन आयोजित किया गया था। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अक्टूबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको भी देख लेते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सन दिवस मनाया जाता है। 2 को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताना है गांधी जी का जन्म कौन से सन में हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। 5 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है इसे। वे भारत के पहले गृह मंत्री थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो ये ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक यदि भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।